हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। और इस पर्टिकुलर वीडियो में कल और आज के इवेंट्स को भी कवर किया गया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स साइड बाय साइड बनाएं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लॉ एंट्रेंस ओरिएंटेड वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था, तो नाम बदल के अब उसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी ब्रेवरी के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो उनको ही ऑनर करते हुए झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सी वो 5 नई कंट्रीज हैं जिनको एज ए नॉन परमानेंट मेंबर शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई, ये ऐसे 5 देश हैं जिन्हें एज ए नॉन परमानेंट मेंबर शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और दोस्तों, नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर होता है 2 साल का, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूयॉर्क में। और टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं 6, जिसमें जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। और 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास वीटो पावर होती है? तो उसमें दोस्तों शामिल हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इन पांचों देशों का नाम याद रखना है जिन्हें एज अ नॉन परमानेंट मेंबर शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अल्बानिया का नाम इसलिए खास है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूएनएससी का पार्ट बनी है। इससे पहले पर बाकी कंट्रीज हैं, ये पहले पार्ट रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगला दोस्तों क्वेश्चन है एक प्रोग्राम से रिलेटेड, और क्योंकि आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कुछ स्कीम्स की, कुछ प्रोग्राम्स की, तो सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में SAAR प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। और किसने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों, इसका एम है कि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला दोस्तों सवाल है कोविड टेस्टिंग किट से रिलेटेड, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मेड इन इंडिया, पहली ऐसी मेड इन इंडिया टेस्टिंग किट कौन सी बनी है हमारे देश में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी डिटेक्ट कर सकती है, क्योंकि हाल ही में कोविड का ये नया वेरिएंट डिटेक्ट किया गया था। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे देश की पहली कौन सी मेड इन इंडिया टेस्टिंग किट बनी है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी डिटेक्ट कर सकती है? तो दोस्तों, उस किट का नाम है ओमिश्योर, जिसको डेवलप किया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद, इन पार्टनरशिप विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आपको इस टेस्टिंग किट का नाम याद रखना है जिसका नाम है ओमिश्योर, और किसने इसको डेवलप किया है? टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक लिमिटेड ने इन पार्टनरशिप विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सपेंडिचर लिमिट होती है, मतलब लोकसभा का अगर कोई चुनाव लड़ता है तो इंसान एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो कितना खर्चा कर सकता है चुनाव लड़ते हुए, और कोई अगर इंसान एमएलए का चुनाव लड़ता है तो वो कितना खर्चा कर सकता है अपने चुनावों में, उसके एक्सपेंडिचर लिमिट को इंक्रीज किया था। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान एमपी का चुनाव लड़ता है, मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो अब वो 70 to 95 लाख ये लिमिट तय कर दी गई है। वहीं अगर एमएलए का कोई चुनाव लड़ता है, जैसे कि अभी यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो जो कोई अगर एमएलए का चुनाव लड़ता है तो उसकी अपर लिमिट को कर दिया गया है 28 से 40 लाख रुपए। मतलब वो 28 से लेकर 40 लाख रुपए तक की लिमिट तय कर दी गई है कि इतना कैंडिडेट खर्च कर सकता है अगर वो एमएलए का चुनाव लड़ता है, और अगर एमपी का चुनाव लड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता है, तो 70 to 95 लाख।
और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस राज्य से चुनाव लड़ रहा है। अगर कोई बड़े राज्य से चुनाव लड़ रहा है तो 90 to 95 लाख रुपए का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई छोटे राज्य से चुनाव लड़ रहा है तो 70, 75, 80। तो उस स्टेट की पॉपुलेशन, वहां पे कितनी सीट्स हैं, उनके ऊपर इस एक्सपेंडिचर को डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक्सपेंडिचर लिमिट तय की गई है 40 लाख रुपए, उत्तराखंड में भी 40 लाख और पंजाब में भी 40 लाख। पर वहीं गोवा और मणिपुर को अगर देखें, छोटे राज्य हैं, तो वहां पे जो एक्सपेंडिचर लिमिट तय की गई है वो है 28 लाख रुपए। तो 28 लाख रुपए गोवा और मणिपुर का कोई अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो वो खर्चा कर सकता है, और वहीं अगर कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब में, तो वहां 40 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अभी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है एक पोर्टल से रिलेटेड। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पोर्टल डेवलप किया था, जिसके थ्रू वुमेन जो है, अगर उनके साथ कहीं पे वो काम करती हैं और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके खिलाफ कमिट किया जाता है, तो उस पोर्टल के थ्रू वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकती हैं। तो दोस्तों उस पोर्टल का नाम क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उस पोर्टल का दोस्तों नाम है शी बॉक्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स। ये एक तरीके का पोर्टल है जिसके थ्रू वुमेन, अगर उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट किया जाता है एट वर्क प्लेस, तो उसकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। अब आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लैंडमार्क जजमेंट पूछा जा सकता है। तो इससे ही एसोसिएटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है पुराना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी, जिससे कि जो वुमेन है उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट होता है अलग अलग जगहों पे, उसको कम किया जा सके। तो इसलिए इस बार इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है लैंडमार्क जजमेंट से, तो उसमें ये भी शामिल है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी, जिससे कि जो वुमेन है उनके खिलाफ जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट होता है उसको कम किया जा सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक इंडेक्स से रिलेटेड। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में क्या रैंकिंग है। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है वैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इंडिया की इसमें क्या रैंकिंग रही, इंडिया की इसमें रैंकिंग रही 85। 2019 में 85 रही, सॉरी 2020 में, सॉरी 21 में, 2021 में 85 रही, और दोस्तों 2020 में रही थी 86। तो एक रैंक इंप्रूव किया है इंडिया ने। और अगला सवाल है कि इसी इंडेक्स में टॉप किसने किया है, नंबर 1 पोजीशन पे कौन रहा है। इसमें टॉप करने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि सबसे ज्यादा करप्ट नेशन कौन है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा लीस्ट करप्शन कहां पे है। तो दोस्तों इसको टॉप किया है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ने, जिसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगला सवाल है कि रफाल जेट जिनको अभी हम लोगों ने खरीदा था फ्रांस से, तो उसको उड़ाने वाली पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है हमारे देश से। तो दोस्तों वो बनी है शिवानी सिंह, जिनको इंडियन एयरफोर्स का जो टैब्ल्यू था, इंडियन एयरफोर्स का जो टैब्ल्यू अभी रिपब्लिक डे में डिस्प्ले किया गया था, उसका भी ये पार्ट बनी थी। और ये पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है हमारे देश से जिन्होंने रफाल जेट को उड़ाया। इससे पहले दोस्तों इंडियन एयरफोर्स टैब्ल्यू का पार्ट बनी थी भावना कांत। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु कमांडेड नेवल स्क्वाड एट दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड। दोस्तों इस साल जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें नेवल स्क्वाड को कमांड किया था आंचल शर्मा ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नेवल स्क्वाड को इस साल की रिपब्लिक डे परेड में कमांड किया था आंचल शर्मा ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक डे से ही रिलेटेड, रिपब्लिक डे से ही एसोसिएटेड, कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो टैब्ल्यू है जो कि उन्होंने अभी तैयार किया था नालसा से कोलैबोरेशन करके, नालसा से एसोसिएट करके अपने आप को, तो उसकी थीम क्या थी उस टैब्ल्यू की। तो दोस्तों उसकी थीम थी एक मुट्ठी आसमान लोक अदालत। लोक अदालत दोस्तों वो अदालत होती है जहां पे मतलब एक तरीके से अभी हमारे देश में जो कोर्ट है अलग अलग जगहों पे वो काफी ओवरबर्डन है केसेस से, तो उस बर्डन को कम किया जा सके इसके लिए लोक अदालत बनाई गई है अलग अलग जगहों पे। तो इस साल जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की झांकी थी, जो टैब्ल्यू था रिपब्लिक डे परेड में, उसकी थीम थी एक मुट्ठी आसमान। और दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे नालसा से रिलेटेड,
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से रिलेटेड, तो ये भी पूछा जा सकता है कि नालसा के पैटर्न इन चीफ कौन है। तो दोस्तों नालसा के पैटर्न इन चीफ है चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस साल रिपब्लिक डे में कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए। तो दोस्तों इस साल दिए गए हैं 128 पद्मा अवार्ड्स। इससे पिछले साल दोस्तों दिए गए थे 119। तो इस साल 128 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इससे पहले 119 पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे। और दोस्तों 107 पद्मश्री दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण। और इसमें 128 में से दोस्तों 34 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं वुमेन कैंडिडेट्स को, मतलब 34 महिलाएं थी जिनको इस साल पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं 128 में से। अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण पद्मश्री जो इस साल दिए गए हैं वो इनमें से किन पर्सनालिटीज को क्या अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिनकी डेथ हो गई थी अभी, तो दोस्तों उनको इस साल दिया गया है पद्म विभूषण, तो एकदम एक करेक्ट ऑप्शन है। नीरज चोपड़ा जो कि अभी ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले ओलंपिक्स में प्लेयर बने थे नीरज चोपड़ा, उनको दोस्तों इस साल दिया गया है पद्मश्री, तो ये ऑप्शन गलत है। सोनू निगम को दोस्तों इस साल दिया गया है पद्मश्री। साइरस पूनावाला को दोस्तों पद्मश्री नहीं पद्म भूषण दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ए एंड सी। तो ये बात आपको याद रखनी क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटीज है। और कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनको पद्म भूषण और बाकी पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। तो बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण दिया गया है। कल्याण सिंह जो कि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, उनको पद्म विभूषण। सोनू निगम को पद्मश्री, नीरज चोपड़ा को पद्मश्री, साइरस पूनावाला जिनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप की है उनको पद्म भूषण, सुंदर पिचई जो कि सीईओ है गूगल के उनको पद्म भूषण, सत्या नडेले को पद्म भूषण, कृष्णा इला और सुचित्रा इला को पद्म भूषण। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनके नाम आपको याद रखे जाने और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये आज या कल की ही न्यूज है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं वी अनंता नगेश्वरन। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनको इन्होंने सक्सीड किया है। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि हर साल बजट से एक दिन पहले, जैसे 1 फरवरी को अभी बजट आएगा तो कल एक इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में जिसको प्रेजेंट करती है फाइनेंस मिनिस्टर। तो इकोनॉमिक सर्वे बनाने में जो इंसान बनाने में इसकी मदद करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वो होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो अभी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंता नगेश्वरन। दोस्तों ये भी कल की न्यूज है कि हु हैज बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कवर किए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं कि और मैं ऐसी वीडियोस चैनल पर लाता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।